Hi everyone, welcome back to a new episode from TGMZ, Diwan-e-Ghalib, Meri Zubani. To all our returning viewers, we are very glad that you are able to join us again. And for the new viewers, we are so happy that you discovered the podcast and decided to tune in for the first time. Now, if you were with me in the last episode, you would know that we finished Ghazal 19. We did 2 episodes and covered the Ghazal and completed it. So, today we get to start a new Ghazal, Ghazal 20 from Diwan-e-Ghalib. Now, this Ghazal has 7 couplets, 7 शेर हैं Diwan में. Like always, I will narrate the entire Ghazal first and then we will get into impressions verse by verse. So this is how it goes. मक्तर्ज क्या है? दोस्त gham-khwari में मेरी, दोस्त gham-khwari में मेरी, सही farmawenge क्या? zakhm के भरने तलक, zakhm के भरने तलक, नाखून ना बढ़ जावेंगे क्या? be-niyazi हद से गुजरी, be-niyazi हद से गुजरी, बंदा-parwar कब तलक? हम कहेंगे हाल-e-dil और आप फरमावेंगे क्या? hazrat-e-naseh गरावें, hazrat-e-naseh गरावें, दीदा-ओ-दिल farsh-e-raah। कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझावेंगे क्या? आज वहां तेगो कफन, आज वहां तेगो कफन, बांधे हुए जाता हूं मैं। उज्र मेरे कत्ल करने में वो अब लावेंगे क्या? गर किया नासे ने हमको, कैद अच्छा यूं सही। गर किया नासे ने हमको, कैद अच्छा यूं सही। ये junun-e-ishq के अंदाज छूट जावेंगे क्या? khaana-zaad-e-zulf हैं, khaana-zaad-e-zulf हैं, जंजीर से भागेंगे क्यों? हैं गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबरावेंगे क्या? मक्तर्ज किया है अब इस मामूरे में, है अब इस मामूरे में, कहत ए गमे उल्फत असद। हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या? Another masterpiece from Ghalib, and without wasting any time, let's dive into it. So the first couplet, पहला शेर, दोस्त gham-khwari में मेरी, सही फरमावेंगे क्या? जख्म के भरते तलक, नाखून न बढ़ जावेंगे क्या? Let's do an approximate translation first. First line, dost, friend, gham-khwari, grief, sorrow, affliction, में मेरी, mine, सही फरमावेंगे क्या? सही is some kind of effort, attempt, trying to do something, right? So the basic translation of the first line is, what kind of use will the efforts or endeavors done by my friend have, or what kind of impact the effort done by my friends will have on my sorrows, my afflictions, my grief. And then in the second line, zakhm ke bharte talak, by the time my wounds heal, zakhm, wound,
भरते तलक हील, नाखून न बढ़ जावेंगे क्या, will the nails not grow back? So that is the approximate translation. Now the first line, दोस्त gham-khwari में मेरी सही farmawenge क्या? So this first line focuses on the half-hearted efforts Ghalib's friends are offering him to relieve his pain and misery. So ये जो so called दोस्त हैं, ये जो so called वेल विशर्स हैं गालिब के, ये आए हैं गालिब का हाल सुन के कि हाल बुरा है, तबीयत नासाज है, और आकर देखा गालिब को और अब एक सलूशन दे रहे हैं उसको, है ना। और सलूशन ये है कि इसके नाखून काट दो, एंड दैट इज़ अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ द सेकेंड लाइन, राइट। सो जब वो देखते हैं गालिब को अपने ज़ख्मों को नाखून से कुरेदते हुए, तो कहते हैं कि नाखून काट दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड गालिब इस बात से काफ़ी इरिटेशन है कि कितना शॉर्ट साइटेड, कितना फ्यूटाइल टाइप का सोल्यूशन दे रहे हैं मुझे मेरी प्रॉब्लम का। सो इन द फर्स्ट लाइन, ना सिर्फ इस कपलेट में, इन आवर प्रीवियस एपिसोड्स वी हैव नोटिस्ड some other ghazals also, जहाँ गालिब अपना डिसअपॉइंटमेंट और एक किस्म का इरिटेशन एंड अनॉयंस एक्सप्रेस करते हैं इन दोस्तों पे, जो कि आते तो हैं ये कह के कि वी आर योर वेल विशर्स एंड वी वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट इतना हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, इतना हाफ हार्टेड सोल्यूशन देते हैं। कभी कभी तो इनके पास इतनी अकल ही नहीं होती है कि एक सॉलिड सोल्यूशन फिगर आउट कर सकें, और वो जो थोड़े बहुते हैं जिनके पास शायद वो अकल है, वो ज़हमत ही नहीं उठाते कि गालिब की प्रॉब्लम को पूरी तरह समझें और एक ऐसा सोल्यूशन दें जिससे एक्चुअली गालिब को कोई आराम मिले या कोई रिलीफ मिले या कोई सहारा मिले। सो these friends are just superficially skimming over his problem. They are very slow to understand that is if they can to begin with what Ghalib needs from them. गालिब की अपने दोस्तों से एक ज़रूरत है, एक ख्वाहिश है, एक आशा है जिसे कहते हैं, राइट। एंड वो आशा शायद ये है कि गालिब चाहते हैं कि ये दोस्त उनके साथ बैठें एंड उनके गम को सुने, समझें, है ना। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अ शोल्डर टू क्राई ऑन। मेरे पास आके बैठो और मेरा गम मेरे साथ शेयर करो, मेरे गम में मेरे साथ इंडल्ज करो, बी अ पार्ट of what I am going through before you try to give me a solution, right? And दूसरी रिक्वायरमेंट जो गालिब की है अपने दोस्तों से, वो ये है कि जिस वक़्त मैं अपना गम तुमको बयां करूँगा, डोंट बी जजमेंटल, राइट। अब जजमेंट कई टाइप का हो सकता है। डोंट बी जजमेंटल इन द सेंस डोंट मॉक मी। सेकेंडली, डोंट पिटी मी आइदर, तो मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरे पे तरस मत खाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा गम और मेरी हालात सुन के मुझे पागल करार मत करो, दीवाना करार मत करो। ऐसा मत बोलो कि मैं अपने दिमाग को खो चुका हूँ, दिमाग का संतुलन खो चुका हूँ, पगला गया हूँ। बिल्कुल जिसे कहते हैं एक नॉन जजमेंटल, एब्सोल्युटली फेयर एंड स्क्वेयर टाइप की हियरिंग दो मुझे। गिव मी योर कंपनी,
लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। पर ये जो दोस्त हैं ये सब नहीं करते हैं, इनको ये बात, बट द फ्रेंड्स डोंट गेट इट। उनको वो इतने सुपरफिशियल लेवल पे गालिब की मदद करने की जुस्तजू रखते हैं कि कभी जहमत ही नहीं उठाते हैं कि गहराई में जाके बात को समझें, उसके गालिब के गम को समझें, और ये क्या गालिब का गम दूर करेंगे, राइट? गालिब का तो गम इनक्योरेबल है, एंड शायद गालिब इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि ये इनके गम और दर्द को दूर करें, क्योंकि गालिब खुद जानते हैं कि ये गम इनक्योरेबल है, ये दर्द इनक्योरेबल है। एक्सपेक्टेशन बस ये है कि मेरे पास बैठो और मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकूं, एंड आई कैन पोर माई हार्ट टू यू विदाउट फियरिंग जजमेंट, राइट? विदाउट फियरिंग मॉकरी, विदाउट फियरिंग पिटी। मुझको ये विश्वास दो, मुझे ये एतबार होना चाहिए कि जब मैं तुमसे अपने दिल का हाल बताऊंगा तो तुम उसको फेयर एंड स्क्वेयर सुनोगे, एंड कोई अनफेयर डिडक्शन नहीं करोगे उससे। अब मिर्ज़ा गालिब का ही ये शेर है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चार साज होता कोई गम गुसार होता। बिल्कुल यही बात कह रहे हैं, ब्यूटिफुल शेर है। द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज दिस? What kind of friendship is this where the friends are behaving like advisors, consultants? ये कैसी दोस्ती है? ये कैसे दोस्त हैं जो कि दोस्त ना होकर नासे बन गए हैं, एडवाइजर्स बन गए हैं, कंसल्टेंट्स बन गए हैं? मेरे को एक दोस्त की ज़रूरत है, मुझे एडवाइज़र या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड देन सेकेंड लाइन में कहते कोई चार साज होता कोई गम गुजार होता। चार साज, समबडी हु विल टीम अप विद यू, आपके साथ टीम अप करके आपको एक मुश्किल से निकालने की कोशिश करेगा, आपके साथ मिल के, आपके साथ टीम अप करके एक रेमेडी, एक सलूशन, एक क्योर निकालने की कोशिश करेगा ऑफ योर प्रॉब्लम। एंड गम गुसार, ऑफ कोर्स, जो कि आपके गम में आपके साथ बैठ के आपके गम में शरीक होगा, है ना? आपको कंफर्ट करेगा, आपके साथ सिंपथाइज करेगा, आपको कंसोल करेगा, आश्वासन देगा, आपकी हिम्मत बांधेगा। सो फ्रेंड से ये ज़रूरतें हैं। और वो आके नाखून काट गए। वो कैसे? नाखून काटा, ठीक है, एंड वी विल गेट इन टू दैट व्हेन वी गेट इन टू द सेकेंड लाइन। वी आर स्टिल ऑन द फर्स्ट लाइन कि दोस्त gham-khwari में मेरी सही फरमावेंगे क्या? सो नाखून काटा, शॉर्ट टर्म में इट माइट मेक सेंस, राइट, कि भाई ये नाखूनों से अपने ज़ख्मों को बार बार कुरेदता है, बार बार हरा करता है, ज़ख्म भरने नहीं देता, तो भाई नाखून काट दो इसके। बट इट्स अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, नाखून तो फिर से बढ़ जाएंगे। तो कितना सुपरफिशियल सोल्यूशन है कि ज़ख्म को कुरेद ना पाए तो नाखून काट दो। ये बात समझने की कोशिश नहीं करी, जहमत नहीं उठाई कि भाई ज़ख्म है क्यों, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्या इसकी ज़रूरत ये है कि हम बैठ के इसके ज़ख्मों के बारे में बात करें, सिंपथाइज करें, इसके ज़ख्मों में शरीक हों? नहीं, वो नहीं सोचा, बस एक बहुत शॉर्ट टर्म कट टू कट सोल्यूशन दे दिया, नो पन इंटेंडेड, कि नाखून काट दो। एंड देन गालिब जो हैं, ये तो गालिब है ना, ही इज नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग सिटिंग, राइट? गालिब क्वेश्चंस, ये कैसा सोल्यूशन है? तो वो सेकेंड लाइन में वो पूछ लेते हैं कि भाई इफेक्टिवनेस क्या है इस सोल्यूशन की? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो है नहीं, नाखून तो बढ़ जाएंगे।
अब या तो तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुमको ये बात समझ में नहीं आती है कि नाखून बढ़ जाएंगे, और या तुम इतने डिसइंटरेस्टेड हो मेरी प्रॉब्लम में कि तुम्हारी बला से बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, तब देखेंगे, अभी के लिए काट दो, थोड़ा आराम मिल जाएगा इसको, है ना। जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक तो नहीं कुरेद पाएगा जख्मों को. So, and that is where that irritation, right, a slight annoyance with these type of friends, जो कि इतने ज़्यादा तामझाम के साथ आते हैं ये कहते हुए कि भाई हम आए हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तुम्हारे गम में शरीक होंगे, ब्लाजे ब्लाजे, बट करते कुछ नहीं है ऐसा शॉर्ट टर्म सा सोल्यूशन. मूविंग ऑन टू द सेकेंड लाइन, जख्म के भरते तलक नाखून ना बढ़ जावेंगे क्या. सो बेसिकली वो तो सवाल तो उनकी स्ट्रैटेजी को तो क्वेश्चन कर ही दिया गालिब ने सेकेंड लाइन में कि ये जो आपका सोल्यूशन है इट इज़ शॉर्ट टर्म. डोंट यू नो दैट बाय द टाइम those wounds get a chance to heal because you have clipped my nails, the nails would have grown back and I can go right back at it. So that is one thing which is very evident from the second line. He is questioning the soundness of the solution the friends who are behaving like advisors have given him. The other thing that comes to mind is this dynamic between zakhm and nakhun. It is used in Urdu poetry many times and it's a beautiful, तो कहना शायद सही नहीं होगा क्योंकि जख्म कुरेदना खूबसूरत तो नहीं है, बट एक बहुत इंटेंस ग्रेविटास से भरा हुआ जज्बा है. सबको नहीं समझ में आएगा, करेक्ट, क्योंकि ऑन द सरफेस एंड अगेन लाइक आई सेड, गालिब की जो आई फॉर डिटेल है इट इज़ अमेजिंग बिकॉज वी नो साइंटिफिकली, मेडिकली दैट the scar is what is left when a wound on the skin or on your body heals, right? Scar is what is left of the wound when it has healed, and scars are considered a natural part of the body's wound healing process. Scars are symbolically considered a testament to our resilience in the face of injuries and trauma and wounds. And scars are glorified in Urdu poetry. We have many examples. And medically, when the raw, painful wound, it starts to heal and transform into a scar, there is a natural phenomena of itching in that scar. It is natural. It is caused by the chemicals which are participating in the wound healing process. It is caused also by the nerves which might have been damaged, the nerve ends that might have been damaged during the injury. And there are other 2-3 factors, environmental factors. So in सब से वो जो स्कार, दाग जो जख्म छोड़ने लगता है, उसमें एक किस्म की इच, एक किस्म की खुजली होने लगती है. आपने कई बार सुना होगा, स्पेशली पेरेंट्स बच्चों को हमेशा रोकेंगे अगर चोट लगी है और उसके ऊपर स्कैब बनने लगा, इसको खुजलाओ मत, इसको खाड़ो मत, उसको खाड़ो मत इस मारे क्योंकि अगर तुमने उसको खाड़ दिया तो वूंड फिर से हरा हो जाएगा. ये खुद गिरना चाहिए as part of the natural healing process, as per the natural healing timeline. तुमने जल्दी करके अगर इसको उखाड़ने की कोशिश की, जब उसमें खुजली चालू हो जाती है तो तुम अपने आप को फिर से इंजर कर लोगे और ये पूरा साइकिल फिर से होना पड़ेगा, है ना. एंड ऑफ कोर्स दाग भी बड़ा पड़ेगा. सो यूजुअली ये जो फिनोमेना है जहाँ आपका जख्म भरता है और उसके ऊपर एक स्कैब सा बनता है और उसमें खुजली सी होती है, ये बड़े थोड़े टाइम के लिए होता है. आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको छी लेना,
ज़ख्म को, एंड उसको पूरी तरह से भरने दें, एंड फिर वो जो स्कैब सा बनता है वो अपने आप गिर जाएगा, एंड यू विल सी न्यू स्किन अंडर इट। बट ये तो नॉर्मल वूंड नहीं है, ये तो गालिबाना वूंड्स हैं। यहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट टर्म नहीं है और यहाँ पे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब गालिब के ज़ख्म भरने लगते हैं एंड वो मेडिकली स्पीकिंग उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे दर्द ख़त्म हो गया है, उनकी रॉनेस ख़त्म हो गई है, उनमें जो खून की लाली थी वो ख़त्म हो गई है, अब धीरे धीरे हीलिंग चालू हो गई है, तो एक किस्म की वो इचिंग और इरिटेशन चालू हो जाती है, एंड प्रॉब्ली उस स्टेज में नाखूनों से उसको खुजाया जाता है। एंड क्योंकि ज़ख्म रोज़ मिलते हैं और इतने सारे मिलते हैं और इतने डीप हैं, एक किस्म की विशियस साइकिल है। जहाँ ज़ख्म भरने लगता है उसको कुरेदना चालू कर देते हैं और उसको फिर से हरा कर देते हैं और फिर से पूरी साइकिल चालू हो जाती है। तो ज़ख्म को भरने नहीं देते। अब क्यों नहीं भरने देते? आशिक के अपने रीजंस हैं, वी विल गेट इनटू दैट, कि ज़ख्म को भरने क्यों नहीं देते। जैसे कि नॉर्मल लोग अपने बच्चों को रोकते हैं, मत खुजाओ इसको, मत कुरे दो, इसको भरने दो। ऐसा आशिक क्यों नहीं करता? वो उसका अपना एक अलग रीज़न है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो भरने नहीं देता। द लवर interrupts the healing cycle again and again and brings back the wound to its raw, fresh state by digging into it by nails. Digging into it, scratching it, gouging at it, however you want to, however you like the gore of the scenario. But the fact is that आशिक जो है ज़ख्म को भरने नहीं देता। And इस फिनोमेना को जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि ज़ख्म और उसके ऊपर जो क्या कहते हैं स्कैब बन जाता है जिसको छीलना नहीं चाहिए, इसको देखिए कि बहादुर शाह ज़फ़र ने इस शेर में कितनी खूबसूरती से बयां किया है। नाखून करे हैं ज़ख्मों को, नाखून करे हैं ज़ख्मों को, दो दो मिला के एक। नाखून करे हैं ज़ख्मों को, दो दो मिला के एक, थे 8-10, सो हो गए अब छील के 4-5। So the approximate translation is that the nails, right? The nails always make an effort. The nails always make an effort to make 2 to 3 wounds into one single wound. ज़ख्मों को दो दो मिला के एक, to bring separate small wounds into this one big wound. That is the job of the nails. So that is what nails do to the wounds. Now let's see in the second line what the nails do to the scab or scars on the wounds. थे 8-10, सो हो गए अब छील के 4-5। सो हुआ क्या है कि 8-10 ज़ख्मों पर स्कार आया था, ठीक है, पर क्योंकि उनमें से बहुतों को छील दिया तो वो तो फिर से ज़ख्म बन गए। तो अब स्कार वाले 8-10 से शुरू हुए थे पर 4-5 ही रह गए, क्योंकि बाकी 4-5 को तो छील के फिर से ज़ख्म बना दिया। सो जो डायनेमिक है कितनी ब्यूटीफुली कवर किया है उन्होंने इस शेर में अबाउट द ज़ख्म एंड द स्कार। So, like I said, Ghalib, it seems, lands up scratching and reopening his wounds again and again, not allowing them to heal. And these friends or well-wishers are behaving like consultants or advisors and giving almost a command that clip his nails. Clip his nails, cut his nails, never bothering to find out or never bothering to solve why he's doing this, right? Why he's doing this. And Ghalib knows very well, ये काट के चले जाएंगे नाखून तो फिर बढ़ जाएंगे. And I can go back to it. I can go back to my
deepening of wounds using my nails. अब ये देखिए मिर्ज़ा गालिब का ही शेर है, फिर जिगर खोदने लगा नाखून, फिर जिगर खोदने लगा नाखून, आमद फसले लालाकारी है. Approximate translation is, my nails have once again started digging into the wounds, old wounds and scars in my liver or heart by extension. And second line mein he gives the reason why. Amad fasle lalakari hai. Amad is the coming or the starting of something, right? So because fasl is crop and lalakari is used for flowers, red flowers, poppies, tulips, whatever it might be. So Ghalib is saying, spring is back. Spring is back, right? And with it has come this whole new crop of flowers, red colored flowers, right? And the red color probably of these flowers is bringing to mind the red color of the wounds. And the nails go searching. The nails go searching once again to reopen, reopen or deepen old wounds, old scars. So beautifully again captured by Ghalib in this couplet. Now we have another one from Majrooh Sultanpuri. So Majrooh Sultanpuri का ये जो शेर है, अब जाके कुछ खुला, अब जाके कुछ खुला, हुनरे नाखुने जुनूं, जख्म जिगर हुए लबो रुखसार की तरह. So the red color again, right? The play with the red color in the background. So the approximate translation is, now after so long I can finally see the talent, hunar is talent or expertise, right? Of the passion my nails have, zest my nails have for activity, right? So after a long time, the passionate nature of my nails is on display. It is on display because zakhm-e-jigar, the wounds of my liver, by extension liver heart, hue labo rukhsar ki tarah, have finally achieved the tinge of her lips. And beloved's lips are not pink. Beloved's lips are red, ruby red. Ruby red. They are the reddest thing, reddest than the roses, reddest than any amount of blood spilled of the lover or by the lover. The reddest, the most reddest thing for the lover in the entire world are the lips of the beloved. And in this couplet, the Ashik is saying that now that my wounds have come kind of close to the redness of her lips, I can see the passion of my nails on display. आलम खुर्शीद का ये शेर, बढ़ती जाती है बेचैनी नाखुन की, बढ़ती जाती है बेचैनी नाखुन की, जैसे जैसे जख्म पुराना होता है. Beautiful, same dynamic that we have been discussing. The approximate translation is, the nails keep getting more and more anxious. The nails keep getting more and more anxious as the wound keeps getting more and more old. So by extension, as the wound keeps healing, because a wound getting old means a wound is healing, right? So as the wound keeps getting better, as the wound keeps healing, the nails keep getting more and more anxious to dig into it, to get it back to the raw state, to get it back to the wounded state, to disrupt the healing. So though in the second line,
जख्म के भरते तलक नाखून ना बढ़ जावेंगे क्या? Yes, it is a question to the soundness of the strategy these friends have given him. But it was important for us to also understand the deep dynamic, the deep relationship of a lover's nails to his wounds, and how that whole thing plays out again and again, that vicious cycle that plays out between the nails and the wounds. Okay, so that completes the first couplet. दोस्त gham-khwari में मेरी सही farmawenge क्या, zakhm के भरने तलक नाखुन ना बढ़ जाएंगे क्या, बढ़ जावेंगे क्या. Okay, moving on to the next couplet. be-niyazi हद से गुजरी, be-niyazi हद से गुजरी, बंदा-parwar कब तलक. हम कहेंगे हाल-e-dil और आप फरमावेंगे क्या. Beautiful couplet, beautiful couplet. Let's do an approximate translation. be-niyazi हद से गुजरी. be-niyazi is unconcern, inattention, ignorance, negligence, indifference. be-niyazi हद से गुजरी. So this negligence, this indifference has crossed all limits. Had is limit. हद से गुजरी, cross the limits. banda-parwar kab talak. Banda is the worshipper or the person who is adoring something, worshipping something, looking up to something, the devout, right? And then parwar is the person he's looking up to. So it can be God Almighty, or at least somebody who is a protector, a nourisher, right? Somebody looking down on the worshipper, in a position to grant what the worshipper is asking for or the requester is asking for. So, be-niyazi had se guzri, banda-parwar kab talak. Banda-parwar is being used to address the beloved. So, my patron or ruler of me, the servant, my ruler of me, the servant, or somebody who is my protector, my benefactor, my nourisher. So that's how Ghalib is addressing the beloved, right? So you can see the contrast he's trying to create, right? So this person who is supposed to protect, nourish, grant wishes, uski be-niyazi had se guzar gayi hai. This person's indifference or unconcern or ignorance or negligence towards Ghalib has crossed its limits. That's not how it's supposed to be. That's not how it's supposed to be, but that's how it is. Okay, let's complete the translation. Second line. Hum kahenge haal-e-dil. I will express my heart or feelings of my heart. I will pour out my heart. Aap farmavenge kya? And you will say what? Now that's the translation. Kya is what? You will say what? So basically the whole translation of the couplet is that my nourisher, my protector, my provider, right? I am your devout, I am your worshipper. And protector, your indifference has crossed all limits. Your indifference towards me, your lack of attention towards me has crossed all its limits. Tell me, till when will I keep pouring my heart to you, and all you will say is, what? Kya? Okay. So it seems that in this couplet, Ghalib has shown a spotlight on the contrast between the lover's intensity, innocence, and complete abandon when he pours his heart out to the beloved. Ghalib has contrasted that with the total indifference that the beloved shows when the lover is pouring his heart out to her. So huge contrast. यहाँ आशिक जो है वो पूरी तरह से हाल-e-dil सुना रहा है
और वहाँ जो महबूबा है वो पूरी तरह से इनडिफरेंट, बेनियाजी दिखा रही हैं पूरी तरह से. सो द फर्स्ट लाइन in my humble opinion is jam-packed. It has a lot of stories circulating in it. So 3 of them came across to me. Staying true to the spirit of DGMZ podcast, we only share the personal impression, right? So what we understand, what we feel is what we share in these impressions. The first thing that came across was that Ghalib captures, in a very few words, he captures how the beloved has crossed all limits of indifference, inattention, unawareness, obliviousness, mindlessness, all these words, right? With lot of lessness. Basically, she doesn't care. She doesn't pay attention. She's just not vested. And it almost seems that maybe initially, जब ये इंटरैक्शन गालिब और बिलवड का चालू हुआ था, तो ये जो इनडिफरेंस था, कब शायद अदा लगता हो, शायद प्यारा लगता हो, शायद क्यूट लगता हो, बट टाइम के साथ गालिब की फीलिंग्स बिलवड की तरफ बढ़ती जा रही हैं, इंटेंस होती जा रही हैं, हाल-ए-दिल और संगीन होता जा रहा है, और बिलवड के एंड पर उनकी ये जो इनडिफरेंस है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, अटेंशन कमी होती चली जा रही है. एंड ऑलमोस्ट इस हद तक पहुंच गई है कि अब ये इनअटेंशन ऑलमोस्ट क्रूएल्टी लगती है एट द बिलवड्स एंड, हार्टलेसनेस लगती है. एक होता है कि यू डोंट केयर, एक होता है कि यू डोंट केयर इनफ टू हर्ट. सो गालिब कह रहे हैं कि हदें सारी पार हो गई हैं. एंड इसका मतलब क्लियर है कि काफ़ी हद तक गालिब टुक इट इन स्ट्राइड, पर अब सारी हदें पार हो गई हैं, सारी हदें पार हो गई हैं, बेनियाजी की सारी हदें बिलवड ने पार कर दी हैं. एंड दैट इज़ वाई वो जज्बा दो लिखा नहीं है, इट इज़ नॉट सेड, इट इज़ अनसेड. एक जज्बा है हार्टलेसनेस और क्रूएल्टी का. द बिलवड इज़ बॉर्डरिंग ऑन ऑलमोस्ट क्रूएल्टी एंड हार्टलेसनेस. ज़्यादा बचा नहीं है बिटवीन बिकमिंग क्रूअल. शी हैज़ प्रिटी मच रीच दैट लिमिट बाय शोइंग दिस लेवल ऑफ इनअटेंशन एंड दिस लेवल ऑफ अनकंसर्न फॉर गालिब, जो कि उनको बंदा-परवर मानते हैं. दूसरी बात जो आती है इस पहली लाइन में कि बेनियाजी हद से गुजरी बंदा-परवर कब तलक. सो ये जो कब तलक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो गालिब ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों, ही इज़ नॉट गेटिंग इनटू द वाई ऑफ इट. क्यों आपको इतनी बेनियाजी है मेरी तरफ. ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है एक्सेप्ट कर लिया है, बेनियाजी है, बात समझ में नहीं आ रही है हमारी, है ना. आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी. गालिब ने मान लिया कि बात समझ में नहीं आ रही है, एंड ही हैज़ टेकन इट इन हिज स्ट्राइड. सो ही इज़ नॉट सेइंग व्हाई दिस बेनियाजी, ही इज़ आस्किंग टिल व्हेन. इतना बता दो बस मुझे कि ये कब तक चलेगा, ये रवैया कब तलक. सो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है बाय एक्सटेंशन कि गालिब समवेयर हैज़ अ होप दैट दिस विल गेट ओवर. देयर इज़ अ टाइम लिमिट टू इट. बदलेंगे तो ये तेवर बदलेंगे तो ज़रूर. जैसा मैंने कहा, आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी. अब मेरे शेर में बेख्याली है, गालिब के शेर में बेनियाजी है, पर जज्बा तो वही है कि एकदम से आते आते आएगा उनको ख्याल. एकदम से लोगों, पीपल डू नॉट फिल योर हार्ट एंड माइंड कंप्लीटली, एंड एकदम से दे डू नॉट stop being indifferent to you. It takes time.
आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। आने में भी टाइम लगेगा उस चीज़ के और जाने में भी टाइम लगेगा इस चीज़ के। इट विल टेक टाइम फॉर देम टू वार्म अप टू यू एंड बिकम लेस कोल्ड टू यू। सो दोनों चीज़ें। सो ऐसा लगता है कि गालिब बहुत, एंड ये तो गालिब का स्टाइल इज़ किलर। इट्स जस्ट किलर कि ही डज नॉट गेट इन टू क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा एंड ऑल दैट स्टफ। ये बता दो कब तक करोगे इस तरह से, एक टाइम फ्रेम दे दो मुझे कब तक, एंड देन फिर मैं उस हिसाब से प्लान कर लेता उस हिसाब से प्लान कर लूँगा। एंड लास्ट चीज़, जैसा हम लोग पहले भी थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड किया था, बंदा-परवर। इसमें तो एक पूरी कहानी ही छुपी है ना। कहानी ये है कि जो ट्रू सूफी लव होता है उसका जो बेस है वो ये कहता है कि a lover, आशिक, will discover the true love that is meant for the Almighty, right? That is meant for the divine through the beloved. Beloved almost in the end plays the role of a tool, a conduit, which exposes or which introduces the ashik to the concept of pure love. And what is pure love? जो कुछ नहीं मांगता और सब कुछ दे देता है. And we have the Laila Majnu series. You must have seen a video that was posted, I think yesterday. We are starting a Laila Majnu mini series. The video is part of a bonus playlist. अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखें. And उस सीरीज़ में तो हम लोग सूफ़ी लव को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे. And it will be insightful for all of us. But आज की गज़ल के लिए इतना कहना काफ़ी है कि बंदा परवर जिस तरह से एड्रेस कर रहे हैं बिलवड को, तुम मेरे नरिशर हो, तुम मेरे क्रिएटर हो, तुम मेरे प्रोटेक्टर हो, मैं तुम्हारा डिवाउट हूँ, मैं तुम्हारा वर्शिपर हूँ. क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरी तुमसे, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तुम्हारी मेरी तरफ. और इस डायनामिक के बावजूद तुम्हारी बेनियाजी हद से गुजर गई. इतनी बेनियाजी तो दुश्मन नहीं दिखाता जो तुम मेरे प्रोटेक्टर, मेरे नरिशर, मेरे ऑल माइटी होकर मुझे दिखा रहे हो बिलवड. ये है वो सवाल जो गालिब पूछ रहे हैं कि और ये कब तक करोगे, क्योंकि गालिब का ये फेथ तो बिल्कुल बिल्कुल साउंड है. यू आर द वन, you are the one who has been given the role to love me, protect me, nourish me. बंदा परवर हो तुम मेरे. सो ये बात जैसे मैंने बोला, वाई और हाउ में तो गालिब जाते नहीं. वो बस ये कहते हैं कि तुम्हारा ये एटीट्यूड बदलेगा, तो बस ये बता दो कब बदलेगा, कब तक ये इनकरेक्ट एटीट्यूड और स्टांस आप कंटिन्यू करेंगे. व्हेन आर यू गोइंग टू करेक्ट योर कोर्स. सो ये तीन बातें एक ही लाइन में, पहली लाइन में come through very clearly. Now going on to the second line, right? So the second line says, हम कहेंगे हाल-ए-दिल और आप फरमावेंगे क्या. So ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लैंग्वेज में, बट इम्प्रेशन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. एंड कॉम्प्लेक्सिटी पूरी लाइन में नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी सारी उस क्या में है. हम कहेंगे हाल-ए-दिल और आप फरमावेंगे क्या. सो ये बात तो समझ में आ गई कि गालिब क्या कह रहे हैं, अपने दिल का हाल बयां कर रहे हैं. बात तो समझ में आ गई. बिलवड कह रही हैं आप फरमावेंगे क्या. बिलवड, ऑल बिलवड इज सेइंग टू दिस entire pouring of his heart out to her is क्या. by translation what. अब ये क्या है. that is the question. ये क्या जो बिलवड के मुंह से निकला है आफ्टर लिसनिंग टू गालिब, ये क्या है. क्या ये गुस्सा है, गुस्से वाला क्या है, क्या ये सवाल वाला क्या है, क्या ये
डांटने वाला क्या है, ये क्या किस टोन में कहा गया है, क्या है इसके मतलब। एंड ये तो गालिब की ब्यूटी है ना। अब आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहें चले जाएं, हम लोग तो सब में जाएंगे हम DGMZ हैं हम हर डायरेक्शन में जाते हैं। हमको इन गलियों में जाना बहुत अच्छा लगता है, मेन रोड पे तो चलना अच्छा लगता है, पर ये गलियां हमको बहुत पसंद है। सो जितनी भी बाई लेन्स होती हैं हम सब में जाते हैं। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट वन। शायद गुस्सा है कि भाई गालिब ने इतना ज़्यादा एहतराम और जज्बात के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और गुस्सा आ गया बिलवड को। ये क्या है, ये क्या मतलब, प्यार करते हो और हमारे लिए मरना चाहते हो और हम तुम्हारे खुदा हैं और तुम्हारी ये सब क्या कहानी है। गुस्सा आ गया। अब देखिए गुस्से को कैप्चर करते हुए ये कुछ शेर। हसरत मोहानी का ये शेर। ए शौक की बेबाकी, ए शौक की बेबाकी, वो क्या तेरी ख्वाहिश थी जिस पर उन्हें गुस्सा है, इनकार भी, हैरत भी तो है ना, ये शेर बिल्कुल वही चीज़ कैप्चर कर रहा है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज शॉक translates to passion. So this what is that word I'm looking for, this recklessness. So the lover is asking his passion, hey my reckless passion, what was that wish, what was that wish that you expressed in your recklessness. So passion, what was that wish that you expressed in your recklessness, to which she was angry, she refused it, and she was surprised. All these emotions were elicited at her end by that one wish. What was that wish? Of course, by extension, the wish was, I love you, can you love me back? or something to that effect. But जब रेकलेसनेस में आशिक ने अपनी ये विश एक्सप्रेस की तो बिलवड के कितने सारे रिएक्शंस हैं। गुस्सा भी आया उनकी रेकलेसनेस पे, प्रॉबली मना भी किया, इनकार भी, और फिर सरप्राइज भी हुई कि अरे इतना कुछ दबा हुआ था इनके दिल में हमारे लिए। ये है इनकी सो कॉल्ड प्लान एज फार एज आई गो, राइट। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर, छेड़ता हूँ कि उनको गुस्सा आए, छेड़ता हूँ कि उनको गुस्सा आए, क्यों रखूँ वरना गालिब अपना नाम। है ना प्यारा शेर। सो द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज, आई टीज हर, I tease her so that she gets angry. Otherwise, what is the fun in having a name like Ghalib? And as we know, Ghalib translates to conqueror, victorious, dominant, right? So Ghalib कहते हैं इतना ज़्यादा हाई-फाई नाम रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं अगर अपने दिल की बात कहने की करेज नहीं है, अगर महबूबा को छेड़ने का ही करेज नहीं है, तो फिर इतना हेफ्टी नाम रखने का क्या फ़ायदा है ना। नाम का तो फ़ायदा तब है जब वो एक्चुअली मेरे अंदर इतना करेज पैदा करे कि मैं जाके वो चीज़ जो कि मुझे सबसे अजीज़ है उसको छेड़ूं और उसको गुस्सा दिलाऊं। मंजर लखनवी का ये शेर, गुस्सा कातिल का ना बढ़ता है ना कम होता है, गुस्सा कातिल का ना बढ़ता है ना कम होता है, एक सर है कि वो हर रोज़ कलम होता है। So the approximate translation is that the beloved who is my slayer, if you may, right, who is my executioner, her anger neither does it increase nor does it decrease. It's constant. She's always angry. Whatever I do, always angry. That state never changes at her end. Her anger never changes at her end. And at my end, this is what never changes. There is this one head that I have, and it gets chopped off. Every day I'm executed by her.
So she doesn't change her stance, I don't change mine. हम भी गुस्सा रोज़ दिलाते हैं और फिर रोज़ सर कटा के आ जाते हैं, फिर द साइकिल रिपीट्स. ओके. एंड लास्ट वन, अमीर मिनाई का शेर. तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है. सो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारी इस करंट गज़ल के लिए ही बना है, राइट. सो गालिब ने अपना हाल-ए-दिल बोल दिया. हम कहेंगे हाल-ए-दिल और आप फरमावेंगे क्या, गुस्से वाला क्या, राइट. सो ये गालिब प्यार की बात कर रहे हैं और वो गुस्सा दिखा रही हैं, और जब वो गुस्सा दिखा रही हैं गालिब को और प्यार आ रहा है उस पर, फिर और प्यार की बात कर रही हैं, वो और गुस्सा हो रही है और गुस्सा दिखा रही है. तो विशियस साइकिल कंटिन्यूज. सो दैट इज, अगर ये क्या गुस्सा वाला क्या था, ये भी हो सकता है कि ये क्या बेपरवाही वाला क्या है, राइट. पूरी कहानी गालिब ने सुना दी. द बिलवेड टर्न्स अराउंड एंड सेज, क्या व्हाट वाज इट, राइट. क्या बोला, क्या कहा. सो बेपरवाही, बिल्कुल इग्नोरेंस, इनडिफरेंस. एंड इस पे भी गालिब का एक ब्यूटीफुल शेर है. हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही. देखिए इसमें बेनियाजी फिर से यूज़ किया जैसे हमारी आज की गज़ल में यूज़ किया. इन दिस कपलेट गालिब इज टेलिंग द बिलवेड that he will develop the habit of touching the ground with fingers, almost literal translation, touching the ground with the fingers and then giving her a salute or a salam. Ghalib is saying, I will develop this habit of saluting you. आपको सलाम करने की खू डालूंगा, ये आदत डालूंगा मैं, in response to your habit of ignorance and indifference. है ना अजीब किस्म का प्यार. वो जितना ज़्यादा इंडिफरेंट, जितना ज़्यादा नॉनशलेंट, जितना ज़्यादा इग्नोर कर रही हैं, गालिब कहते हैं कि उसके रिस्पॉन्स में मैं उतना ही उस आदत को डेवलप करूँगा जो तुम पर और प्यार उड़ेले, तुम पर और अटेंशन उड़ेले, तुम पर और रिस्पेक्ट उड़ेले, रेवरेंस उड़ेले. So when you will come to me as a 6, I will come to you as a 9. Total opposite. Smart है गालिब. उनको पता है कि if this dynamic has to change, he cannot act like her. He has to nullify her. He has to nullify the so-called negativity she's bringing to the table with his positivity. And the fact that she's bringing so much negativity to the table, Ghalib has to go to real extremes of positivity to nullify it. अगर थोड़ा बहुता तकरार वकरार हो तो गालिब भी थोड़ा बहुता प्यार व्यार दिखा दें, पर ये इतना ज़्यादा हद से गुजर गई है बेनियाजी. ऐसी बेनियाजी के लिए बिल्कुल गालिब को भी दूसरे एक्सट्रीम पर जाना पड़ता है, ऑलमोस्ट रेवरेंस एंड जिसे कहते हैं वर्शिपिंग के उस पर, बिकॉज दैट्स द ओनली वे दिस थिंग विल बी फिगर्ड आउट. एंड देन द लास्ट सिनारियो फॉर दिस क्या कैन बी, ये वाकई में क्या है, एज इन वॉट, राइट. इट इज़ एक्चुअली अ क्वेश्चन. भाई क्या है, तुम इतनी पूरी कहानी सुना रहे हो, यू आर पोरिंग आउट योर हार्ट टू मी, वॉट इज़ इट, what exactly is this, what are you exactly saying. Maybe एक genuine क्या है बिलवेड की तरफ से, जब वो है कि हम कहेंगे हाल-ए-दिल और आप फरमावेंगे क्या. सो उस पर भी गालिब का एक शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, क्या हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू भी क्या है. सो द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज whatever I say, your response to it is, who are you? And in the second line he says, you only explain to me what kind of a response or what kind of a style of conversation is this, where I am pouring my whole heart to you. Whatever I say to you, whether I'm talking about weather or whether I'm pouring out my heart, doesn't matter.
Your response is always the whats and the whens and the whos and the whys, right? What kind of conversation style? Are you not paying attention? Or are you totally clueless? Are you this clueless? That and Ghalib किसी चीज़ को explain कर रहे हैं, the maestro of explaining, और बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर कहीं तो प्रॉब्लम है कहीं तो प्रॉब्लम है. Okay, so that takes care of the second couplet. be-niyazi हद से गुजरी, बंदा-parwar कब तलक, हम कहेंगे हाल-e-dil, और आप farmawenge क्या. I think for today's episode we'll stop here. We'll pick up the third couplet in the next episode. Hopefully you enjoyed the impressions. I know, just 2 couplets, but this is Ghalib. Thankfully we could cover 2 because like you see, he weaves like a million stories in every couplet, every line, every word. So yeah, it takes time to go through it. If you did enjoy the impressions from today, we would be delighted if you can click like. If you have a comment, if you have feedback, we would be very delighted to read those. That is your way of showing that you appreciate the work we do, and that is where we take our encouragement and passion from, right? From your feedback, be it a like, be it a comment. Now, as always, for the new viewers, a very strong recommendation to go through the episode titled Introduction to DGMZ, because it will give you a good insight into the motivation and inspiration behind this podcast. What are we trying to do here? Also, for your awareness, we have 2 playlists. One playlist consists of these Ghazal episodes where we get into one Ghazal at a time every weekend. And the second playlist consists of bonus episodes. Still around Urdu poetry, Mirza. We also cover events that we have at DGMZ. Like I said some time back, currently we are putting together this mini-series which will focus on the immortal love story of Laila Majnun. We have posted a Kickstarter video, if you may, kickoff video in the bonus episode playlist. Go through it, some beautiful couplets there of Laila Majnun, but that is just to let you know that this mini-series is coming. As part of this mini-series, we will go through the entire story. Like I said, it will be very insightful and hopefully very enjoyable for all of you, enlightening to know this story in detail. Well, that's all I had for today's episode. Sending a lot of love and light to all my dear viewers, and thanks for watching.